बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में और साथ साथ उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि कल से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है और इस सीरीज़ की अफादियत और अहमियत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि पाकिस्तान अपने नए T20 कैप्टन के साथ मैदान में उतरेगा। पाकिस्तान का बैटिंग कॉम्बिनेशन जो है वो डिफरेंट होगा। गुज़िश्ता जो पाकिस्तान माजी में T20 मैचेस खेलता हुआ आया, इसको देखते हुए और साथ साथ T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को देखते हुए ये सीरीज़ बहुत ही अहमियत की हामिल है। इस सीरीज़ में पाकिस्तान किस स्ट्रैटेजी के साथ उतरेगा, पर्टिकुलर कल के मैच में पाकिस्तान किस स्ट्रैटेजी के साथ उतरेगा, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े दीगर मामला को भी आज अपने शो में मौजूद सुखद बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का आगाज कल से होगा। ऑकलैंड में दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। पहले टाकरे से कबल कौमी टीम की ऑकलैंड में भरपूर प्रैक्टिस। T20 वर्ल्ड कप से कबल हम मुख्तलिफ खिलाड़ियों को आजमाना चाहते हैं। बाबर ने इतने रन्स किए हैं कि मैं गिनती भी नहीं कर सकता। शाहीन शाह अफरीदी। जानते हैं पाकिस्तान किस कदर मजबूत हरीफ है। पाकिस्तान के साथ एक और शानदार मुकाबला होगा। केन विलियमसन। भारतीय क्रिकेट बोर्ड दो तरफा सीरीज के लिए तैयार है। भारत में इंतखाबात के बाद मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान है। ज़का अशरफ। कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी करना आसान काम नहीं है। जरा सी गलती पर कप्तान को हटा दिया जाता है। साबिक कप्तान सरफराज अहमद। क्रिकेट विक्टोरिया ने बाबर आजम को बिग बैश और स्टेट क्रिकेट खेलने की पेशकश कर दी। प्रेसिडेंट ट्रॉफी के 5वें राउंड के तीसरे दिन उमर अकमल, वक़ार हुसैन और मोहम्मद शहजाद की सेंचुरी। भारत ने अफगानिस्तान को पहले T20 मैच में शिकस्त दे दी। ओलंपिक्स क्वालिफाइंग में शिरकत के लिए कौमी हॉकी टीम लाहौर से रवाना। ओलंपिक्स क्वालिफायर मस्कत ओमान में 15 से 21 जनवरी तक खेला जाएगा। 19वें इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली के शेड्यूल का ऐलान। जीप रैली का मेला 20 फरवरी से 25 फरवरी 2024 तक जारी रहेगा। नाज़रीन, आपने टॉप स्टोरीज देखी हैं। आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि पाकिस्तान की टीम मस्कत ओमान ओलंपिक का क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस से खेलने के लिए मस्कत ओमान रवाना हो रही है। बेस्ट विशेज़ हैं जी स्पोर्ट्स की जानिब से, जी टीवी की जानिब से। और इसके अलावा कल से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान जैसा T20 सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है, उसके हवाले से जो न्यूजीलैंड के कैप्टन है केन विलियमसन, उनका भी ये कहना है कि पाकिस्तान एक आसान हरीफ नहीं है और एक अच्छा और कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। शाहीन शाह अफरीदी की इस गुफ्तगू के हवाले से, पाकिस्तान टीम की तैयारियों के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला के हवाले से आज के शो में हम बिलखुसूस गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले शाहीन शाह अफरीदी की गुफ्तगू हमने आपको सुनवाई और आज जब हम शो को अपने तरतीब दे रहे थे तो हमने सोचा आज के शो में हम किस शख्सियत को मदऊ करें कि जिनका क्रिकेट से भी, खेलने के हवाले से, खिलाने के हवाले से भी बड़ा गहरा ताल्लुक हो और साथ साथ वो क्रिकेट की दरुन खाना स्टोरीज़ के हवाले से भी जो है वो वाक़ियत रखते हो। और यही वजह है कि आज हमने डिसाइड किया कि आज हमें किसी शख्सियत को मदऊ करेंगे जो हमजहत और डायनेमिक शख्सियत हैं। मेरे साथ इस वक्त बज़रिया टेलीफोन कॉल मौजूद हैं क्वालिफाइड कोच कोना साफ़ी और एक ऐसे साफ़ी कि जिनकी क्रिकेट के उमूर पर और स्पोर्ट्स के उमूर पर बड़ी गहरी निगाह है। अयाज अकबर यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनको शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अयाज। वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सबको अस्सलाम वालेकुम, आपके व्यूअर्स को सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हम सब की जानिब से और नाइस टू हियर यू। काफ़ी अर्से के बाद आज आपसे मुलाकात भी हो रही है इस प्रोग्राम के तवस्सुत से। सर, सबसे पहले तो ये बताएं, आप क्वालिफाइड कोच भी हैं और जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा रहा उसके बाद कल से T20 सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। इस सीरीज़ में क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट फॉर्मेट है, लोग कह रहे हैं कि शॉर्टर वर्जन में पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत टीम है। अली भाई देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं। आपने क्वालिफाइड कोच की बात की है, मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि टीम के साथ इसका कोच कौन है, अगर आप मेरी रहनुमाई करना चाहें, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि हफीज साहब जो है वो तो ना तो क्वालिफाइड है, ना उन्होंने कोचिंग कोर्स किया, ना उनको कोई कोचिंग एक्सपीरियंस है। तो अगर वो डायरेक्टर है तो वो फिर अंदर कोचिंग क्यों कर रहे हैं, फिर डायरेक्टर होकर हर चीज में इंटरफेरेंस क्यों कर रहे हैं? मतलब उमर गुल है, नो डाउट उमर गुल बहुत बड़ा नाम है, बट वो भी उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते कि अगर आप पाकिस्तान टीम के साथ ऐसे कोच आ रहे हैं। सईद अजमल है, उन्होंने भी शायद लेवल 1 लेवल 2 किए हुए हैं, जो कि यहाँ पे आपको पता है नेशनल क्रिकेट अकेडमी में कराते हैं। 7-8 दिन का कोर्स होता है, गपशप होती है, चाय खाते हैं और बस उसके बाद फिर कहते हैं जी आप लेवल 2 क्वालिफाइड हो गए। भाई हमने
मैं आई एम लेवल 3 क्वालिफाइड, और हमने लेवल 3 जब किया था तो ऑस्ट्रेलियन की जो सबसे बड़ी कंसल्टेंसी फर्म है टर्नर कैम्बल, जो कि तमाम दुनिया में कोर्सेज कराती है, उनकी टीम ऑस्ट्रेलिया से आई थी। हम 25 लोग थे जिन्होंने कोर्स किया था, उसमें से हम सिर्फ 4 लोग क्वालिफाइड हैं। ये जो नदीम खान साहब जो डायरेक्टर अकेडमी बने हुए हैं ना, ये लेवल 3 फेल है। आपको शायद आपको जी अंदाजा जी होगा। जी जी इसके अंदर बहुत बड़े बड़े नाम थे जो क्वालिफाई नहीं कर सके। आपके कराची के बहुत बड़े बड़े नाम थे जो कि उस वक्त क्वालिफाई नहीं कर सके। तो उनके नाम मैं नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि मीडिया पे उनके साथ ज्यादती हो जाएगी थोड़ी, लेकिन थोड़ा सा गुजारिश यही है कि टीम के साथ कोई कोच मौजूद नहीं है। ये समझे वो जो एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कि जी वो हरफन मोला भी अपने आप को समझते हैं और कुछ भी नहीं है। तो टीम के साथ कोचेस का कोई जब देखिए, खेलना और खिलाना दो डिफरेंट चीजें हैं। हफीज, मैं तो उनकी एज अ प्लेयर में कोई दो राय नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है। बाकी जो कोचिंग स्टाफ है उनके भी कोई मतलब उसमें दो राय नहीं है कि वो एज अ प्लेयर उनके अपने बड़े बड़े नाम है, उमर गुल हो गए, शहीद अजमल हो गए। बट बदकिस्मती ये है कि आपके पास कोई क्वालिफाइड कोच नहीं, कोई ब्रेन नहीं है कि जो आपने ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई स्ट्रेटेजी बनानी थी तो कैसी बनानी थी, गेम प्लान कैसे देना था, प्लेयर से आपने आउटपुट कैसे लेनी थी। खाली वो जाके नेट में तुम बल्ले इस तरह खेलो, किसी का स्टांस चेंज कराया जा रहा है, किसी को बताया जा रहा है कि तुम बॉडी को ओपन करके खेलो। यार ये इस लेवल की कोचिंग नहीं होती। कोचिंग इस लेवल पे आपने गेम प्लान बताना है, सेशन टू सेशन है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो परफॉर्मेंस हुई है वो तो आपने देख ली है, वो तो हमें शर्मिंदगी, वाइट वॉश। खैर हम 28 साल से हार रहे हैं, इस दफा भी हार गए। अब न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड अपने कंट्री के अंदर बड़ी ही टफ टीम है अली भाई। और न्यूजीलैंड की आपको पता है इस वक्त T20 की बड़ी जबरदस्त टीम है उनकी, बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है उनका। तो और कप्तान भी आपके नए हैं। लाहौर कलंदर की कप्तानी करना और पाकिस्तान की कप्तानी में बड़ा फर्क है। और जैसे आपको पता ही है कि क्लब का कप्तान और उसके बाद फिर किसी बड़ी टीम का कप्तान बन जाए तो शाहीन शाह के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और चैलेंज के साथ साथ टीम के अंदर जो अंदर खाने हमें इतला है कि टीम के अंदर बहुत ज्यादा एक रिफ्ट भी पाई जा रही है प्लेयर्स की आपस में। सीनियर प्लेयर जो है वो उनकी अपनी एक समझ लें कि अपनी लॉबी बनाई हुई है। जूनियर प्लेयर जो है वो अपनी एक लॉबी बना के बैठे हुए हैं। ठीक है। तो टीम के अंदर जब तक यूनिटी नहीं होगी, एक का नहीं होगा, तो आउटपुट इसी तरह। अच्छा, यूनिटी की तो एक अलग एक मैटर है। ठीक है, यूनिटी की आपने बात की, लेकिन अब आपने खुद भी जिस तरह का, और हम भी अपने प्रोग्राम में मुसलसल ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि अब हफीज़ जो है वो कोच नहीं है, वो डायरेक्टर है। अब किस चीज़ का डायरेक्टर है ये भी एक बड़ी रॉकेट साइंस है कि किस चीज़ का डायरेक्टर है। अगर वो कोच नहीं है, फिर वो इंटरव्यूज़ किस हैसियत में दे रहे थे, फिर टीम के हवाले से वो मीटिंगें किस तरह कर रहे थे, ये सारी चीज़ें अगर हम एक तरफ रख देते हैं, अब जो टीम ऑस्ट्रेलिया में जो परफॉर्मेंस देकर आई है उसके बाद एक कोच का काम होता है टीम को उठाना, मोटिवेट करना, साइकोलॉजिकल मेंटल जो है वो टफनेस फराम करना, उनकी सोच में तब्दीली करना। कोच के बगैर टीम खेल रही है, जिस तरह आप भी बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूं, तो अब ये काम कौन करेगा? क्योंकि कोई साइकाट्रिस्ट भी इस टूर पे इनके साथ नहीं है। अली भाई साइकाट्रिस्ट क्या करे? देखिए मेरी बात सुने, पहले वही आपने खुद ही बात कर ली कि जब किसी के साथ कोच ही नहीं है तो उसमें क्या बेचारे ने बताना। यहाँ मसला ये है कि चेयरमैन का भी यही हाल है। चेयरमैन के खिलाफ जो दो बातें करे, तीसरी दफा वो बुला कर उसको नौकरी दे देता है। आप देख लें जितने लोग नौकरियां कर रहे हैं वो सारे लोग जो चेयरमैन के खिलाफ जिन्होंने बातें की हैं, खिलाफ क्या बात की है, जिन्होंने उन पर तनकीद की है, उन सबको उसने नौकरियां दे दी हैं और बांट रहा है बंदर बांट की तरह। उनको जो पैसे दे रहा है वो आप सोचेंगे कानों को हाथ लगाएंगे। आप गोरों की बात करते हैं, गोरों से डबल पैसे आपके यहाँ पर प्लेयर्स दे रहे हैं जो टीम के साथ जॉय ट्रिप पे गए हैं। और माजरत के साथ बड़े एहतराम के साथ, ये मुझे क्रिकेट टूर्नामेंट ज्यादा अपना क्या नाम है सीरीज कम लग रही थी और जॉय ट्रिप ज्यादा लग रहा था। सब अपनी अपनी फैमिलीज के साथ वहाँ जॉय ट्रिप पे थे। डायरेक्टर साहब खुद भी आपने तस्वीरें देखी होंगी। तो सीरियसनेस का तो ये आलम है कि टीम की तरफ उन्होंने शाम को बैठ जाना, क्या करना है, उठो शाबाश वेल डन, ये वो इस तरह नहीं होता भाई। क्रिकेट अब बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो गई है। आपने साइंटिफिकली पीछे सारा रिकॉर्ड देखना, अपने सर्कमस्टांसेस देखने, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देख के अपनी टीम कॉम्बिनेशन को लेके चलना। मतलब अनफिट प्लेयर्स ट्रैवल लेके गए, मतलब कुछ समझ, मतलब मैं कहां से शुरू अच्छा करूं? ये बताएं अयाज, ये बताएं कि जो ऑस्ट्रेलिया से जो इत्तलात आ रही थी वो ये थी कि T20 सीरीज में साइम और फखर इनिंग का आगाज करेंगे। फखर के साथ आपने एबटाबाद में काफी टाइम गुजारा है, आपने एबटाबाद रीजन को कोच भी किया है, लेकिन अचानक से पता चलता है कि जनाब साइम और रिजवान जो है वो इनिंग का आगाज करेंगे। तो क्या ये टीम मैनेजमेंट की कमजोरी है या प्लेयर पार अभी भी है टीम के अंदर जिसकी वजह से रिजवान ओपन आ गए? ये आपने बात जो आखिरी वाली बात की है, बड़ी कीमती बात की है। ये जो 4-5 आपके लड़के हैं ना, मैं फिर कहूंगा बहुत एहतराम के साथ, ये इस वक्त इतने टीम के अंदर इन्होंने प्लेयर पॉलिटिक्स और पावर शुरू की हुई है। जो मेन जिनके आपने नाम लिए हैं, जिसमें रिजवान सरफहरिस्त है,
और बाबर है, फिर शाहीन खुद बहुत बड़ा एक वो आपको पता है कि उभरता हुआ एक टीम के अंदर एक ऐसी चीज है कि आ रहा है कि जो मोनोपलियां और लोगों के साथ दोस्ती आ रही और उठना बैठना शाम को सुबह, तो ये चीजें इस तरह नहीं चलती। मैं बड़ी चीजें खुल के मीडिया पे नहीं भी कह सकता। मैं इनको जानता हूँ, शाहीन हमारे हाथों में बड़ा हुआ है। शाहीन को मैं अंडर 16 से जानता हूँ। शाहीन को पहली दफा, ये आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैं कह रहा हूँ, लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट सुन रही होगी, आई वॉज द मैन जिसने शाहीन को आकिब जावेद के पास भेजा था। आई वॉज द मैन जब समीन राना ने कहा था कि यू हैव टू चॉइसेस, जस्ट गाइड मी, नंबर 1 इज साहबजादा फरहान एंड द सेकंड इज शाहीन शाह अफरीदी इन इमरजेंट कैटेगरी। इस्लामाबाद में ड्राफ्ट हो रहा था, मुझे कॉल की, मैंने कहा जी पिक शाहीन अफरीदी, ही विल बी द स्टार और क्रेडिट सारा लाहौर कलंदर को मिलेगा। ये सारी और रिकॉर्ड चीजें मैं इसलिए कह रहा हूँ, उनको सबको पता है मैं क्या बात। असल में अयाज, मैं तो एंकर ही ग्रास रूट क्रिकेट का हूं, मुझे याद है और मुझे मेरी नॉलेज में ये बात कि उस वक्त वहां पे उमर खयाम भी मौजूद थे जब आप गए थे। तो जी बिल्कुल, वो भी मौजूद थे। दूसरी बात ये है अली भाई, इसी तरह सुहेल अख्तर जो था उसको मैंने भेजा, फिर और मैंने इनको बड़े लड़के दिए। कहने का मकसद ये है कि इन लड़कों को हम गए, खुश दिल शाह को मैं पुश करके आजम खान के पास लेके आया था क्वेटा के लिए एडिटर में, उससे आप पूछ लें, मौजूद हो गए। इन लड़कों को लेके आने वाले हम इनकी सारी चीज देखिए अली भाई, जब आपके सामने एक बच्चा बड़ा होता है ना, आपको सब पता होता है कि इस बच्चे की खूबियां क्या और खामियां क्या है। भले वो जाके किसी स्कूल में बैठता हो, लेकिन जब जिस नर्सरी से सेकंड 1 2 3 क्लास में बैठा हो, उस टीचर से पूछे इस बच्चे की क्या खुसूसियत है और क्या इसकी जो है वो वीकनेसेस है। इस वक्त प्लेयर पॉलिटिक्स की आपने बात की है, ये बड़ा खतरनाक एलिमेंट आया हुआ है। वर्ल्ड कप सर के ऊपर है आपके, कुछ महीने रह गए हैं उस वर्ल्ड कप के अंदर, गिने चले 5 महीने 6 महीने रह गए हैं, और आप अभी तक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ। कि पहले बाबर और रिजवान आते रहे, फिर बाबर और फखर आते रहे, अब जो है वो साइम और रिजवान आ रहे हैं। फखर को कभी नीचे ले जाते हैं, कभी ऊपर ले आते हैं, उसका भी कॉन्फिडेंस शेक कर रहे हैं। अच्छा, मैं जरा फखर पे भी आता हूं। ये अभी आपने जो बात की, इससे क्या समझे, एक आम नाज़िर क्या समझे कि क्या रिजवान जो है पॉलिटिक्स कर रहे हैं, प्लेयर पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं टीम के अंदर? देखिए रिजवान इस वक्त टीम के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट लेके आए हुए हैं, उनकी बात को सुना जाता है। आप दूर मत जाएं, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। आपको पता है जब ग्रांड ब्रैडमैन था और मिकी की जो टीम थी, उसके अंदर 2 कोचेस पाकिस्तानी थे, पता है आपको, रहमान और वो आफ्ताब जी। वो क्यों थे टीम के साथ, पता है आपको? एक मुल्तान सुल्तान, एक केपी का कनेक्शन। नहीं, ये रिजवान भाई, वही मैं कह रहा हूँ ना, एक मुल्तान सुल्तान, एक केपी का कनेक्शन। हाँ कनेक्शन, तो दोनों को रिजवान, इनकी प्लेयर्स कहते यही है कि भाई हमें ये कोच चाहिए। अब अब्दुल मजीद को लेके आए, अब्दुल मजीद की फील्डिंग का हालत आप देख लें बेचारे की, वो स्लिप में प्लेयर सो रहा है, क्या बॉल उनके पेट में लग रही है, सीने पे लग रही है, घुटनों पे लग रही है। भाई यहाँ दोस्ती देखिए अली भाई, जब तक ये दोस्ती वाला कल्चर खत्म नहीं होगा ना हमारे क्रिकेट से, मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ, आपको मेरी आदत का पता है, या तो दोस्तियां करा ले भाईजान या क्रिकेट खेल लें। या दोस्तियां हो रही हैं और रिजवान और बाबर हो, या रिजवान बाबर और शाहीन हो, या इवन फखर को भी इन्होंने साथ मिला लिया है। यही हाल हो रहा है यहाँ पे। ये जो 5 6 7 आपके ऊपर लड़के हैं ना, ये सारी ब्रीड को खराब। लेकिन ज़का शरफ का तो मोटिव ये था, और जो इत्तलात आ रही थी आप तक भी पहुंचेगी, आप मुझसे ज़्यादा बाखबर साफ़ी हैं, कि टीम में प्लेयर पावर को तोड़ना है। और एक उनकी ऑडियो भी लीक हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था नहीं मैं रिजवान को कप्तान बना देता, लेकिन रिजवान भी उसी ग्रुप का है। तो फिर अभी तक किस तरह रिजवान की अभी डोमिनेट कर रहे हैं रिजवान? तो भाई वो कहते हैं ना अली भाई कि दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब, वो जो मर्जी कहते रहे। ज़का अशरफ साहब तो खुद एलिजिबल ही नहीं है एज चेयरमैन होने के, उन्होंने क्या प्लेयर पॉलिटिक्स। एक बंदा खुद कमजोर है, एक बंदे की खुद अपनी स्ट्रेंथ ही नहीं है जहाँ पे वो खड़ा है कि वो चेयरमैन एलिजिबल है कि नहीं है। अभी तक वो इलेक्शन नहीं करा सका, आपको भी पता है वो इलेक्शन क्यों नहीं करा सका, बार बार गवर्नमेंट उसको कह रही है। इस पर आता हूँ, ज़का शरफ के मामले पर आता हूँ, मुझे इधर बताएं कि किस तरह डोमिनेट किस तरह रिजवान कर रहे हैं। कि जब भाई देखें मेरी बात सुने, डोमिनेट वो कर रहे हैं ना, क्योंकि टीम के अंदर टीम मैनेजमेंट ही नहीं है आपकी। कैसे आपने उठा के पूरी टीम फेंक दी, अच्छी थी बुरी थी, वो उठा के आपने नई टीम ले आए और पिक एंड चूज है, ना कोई क्वालिफिकेशन है, ना कोई एक्सपीरियंस है। इनकी किसका एक्सपीरियंस है मुझे बताएं किसको? तो फिर प्लेयर डोमिनेट तो करेगा ना भाई। वो कहता है भाई जाओ अपना काम करो, मैं करूंगा। वो बस कोई इसको जो है वो प्रैक्टिस करा रहा है, कोई थ्रो डाउन करा रहा है, कोई उसको कैचिंग करा रहा है, बस अपनी अपनी मर्जी से कोई खेल रहा है, कोई नहीं खेल रहा। लेकिन एक सवाल और भी पैदा होता है अयाज, एक सवाल और भी पैदा होता है। अगर कल जिस तरह वहाब रियाज ने भी कहा और कल अगर आजम भी खेलते हैं तो रिजवान को तो बतौर फिल्डर खेलना होगा, तो क्या रिजवान को इस पे एतराज नहीं है कि आजम विकेट कीपिंग करें और वो बतौर फिल्डर खेलें? नहीं भाई, रिजवान को टीम में होना जरूरी है। वो ये नहीं चाहता कि मैं कीपिंग करूं या ना करूं। कीपिंग को इतनी मतलब वो जॉब नहीं है कि हर बंदा खुशी से कर ले। उसको टीम में एज ए बैट्समैन खेलना है। रिजवान को कीपिंग से ज्यादा एज ए बैट्समैन खेलना ज्यादा पसंद है, जहां तक मुझे पता है।
ठीक है ना। तो फिर उसको टेस्ट फर्क मैच नहीं में भी, पड़ेगा। फिर जब ये डिबेट होती है सरफराज या रिजवान, तो फिर टेस्ट मैच में भी इस तरह हो सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता, ये करते हैं ना। ये तो इनके लिए थोड़ा सा देखिए ना, मैंने तो जब वीक टीम मैनेजमेंट होगी ना, जब भी वीक से मुराद है नए लोग होंगे, उनको पता नहीं होगा। देखिए लोग कहते होंगे ये क्या बात कर रहा है, इतने बड़े बड़े नाम है। मैं फिर कहना चाहता हूँ अली भाई कि ये बड़ा फर्क है यार, एज अ प्लेयर होना और एज अ कोच होना। क्वालिफिकेशन है, कोचिंग इज अ क्वालिफिकेशन। ठीक। कितने बड़े बड़े आप कोचेस के नाम उठा के देख लें, कोई भी बड़ा टेस्ट प्लेयर नहीं रहा, इवन फर्स्ट क्लास भी नहीं खेले, वैसे कोचेस मौजूद हैं, ठीक है ना। तो डेविड बटमोर कहाँ पे टेस्ट खेला हुआ है, मुझे मिकी आर्थर कहाँ टेस्ट खेला हुआ है, मुझे बताइए। ये सब पूरी दुनिया में कोचिंग यही लोग कर रहे हैं ना, सही। बाहर से तो नहीं आए हुए। सही। ये 4-5 और नाम है। अच्छा ये बताएं अभी कल हम बात कर रहे थे इसमें, मुझे क्विकली बताएं, मुझे ब्रेक पे जाना है, कि फखर ने कह दिया मैं 6-7 नंबर पे भी खेलने के लिए तैयार हूं पाकिस्तान के लिए। देखिए मेरे पास ऐसी इतलात नहीं है, लेकिन अगर उसने ये कहा है तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। हाँ। और वो जहाँ खेलना चाहता है उसको वहाँ खेलना चाहिए, और वो वहीं खेलता है। बाल पुराना होने के बाद फखर स्ट्रगल करता है स्पिनर के ऊपर, आपको हाँ। पता है अच्छी तरीके जी। से। वो नया बॉल अच्छा खेलता है, उसको नया बॉल ही खेलना चाहिए, ऊपर ही आना चाहिए, ओपनर आना चाहिए। अगर बहुत भी किसी को तकलीफ हो रही है तो वन डाउन से नीचे जाएगा तो फखर अपने आप को वेस्ट कर रहा है। हाँ। और फिर वही बात है कि सब वो चेहरे ही होंगे कि जब आप शीट पे बैठ के टीम बनाते हैं तो बड़े बड़े नाम जरूर लिख लें, बट टीम कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो टीम कभी भी नहीं जीतती। ठीक है, तो टीम ठीक है। कॉम्बिनेशन तभी बनेगा जब आप राइट प्लेयर को तो राइट प्लेस पे खिलाएंगे। तो ठीक है, अब ये तो हमने बात की पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज के हवाले से। इस तरह मैंने पहले भी कहा कि बड़ी हमजद शख्सियतें हैं, अयाज अकबर, यूसुफजई, क्वालिफाइड कोच, बहुत सारे प्लेयर्स जिन्होंने एबटाबाद रीजन से और जहां जहां इन्होंने कोचिंग की वहां से पाकिस्तान को फराहम किए। कुछ का जिक्र आपने इनसे खुद अभी सुन भी लिया, लेकिन इसके साथ साथ क्रिकेट के अमूर पर भी बड़ी गहरी निगाह है। ये तो बात हुई है जनाब क्रिकेट खेलने के हवाले से, क्रिकेट खिलाने के हवाले से, लेकिन जो क्रिकेट खिला रहे हैं वो किस तरह क्रिकेट खिला रहे हैं, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले अयाज अकबर, यूसुफजई साहब हमसे बात कर रहे थे न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान खेले जाने वाली सीरीज के बारे में, जिसका कल से आगाज हो रहा है। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किन खतूत पे इस वक्त चल रहा है और किस तरह से इसके मामला दुरुस्त समत में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, जानेंगे अयाज अकबर, यूसुफजई साहब से। अयाज ये बताएं कि पूरी पाकिस्तान की कौम इस हवाले से मायूस है, जहां जहां क्रिकेट खेली जाती है सब ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में अच्छा नहीं खेला, लेकिन ज़का अशरफ साहब कह रहे हैं कि ये सीरीज हमारे लिए बहुत अच्छी गई। किस तरह से अच्छी गई, कोई मुझे तो ये रॉकेट साइंस समझ में नहीं आ रही। उन्होंने शुक्र है ये नहीं कहा अच्छी गई है, उन्होंने हमें मारा नहीं है, बस यही रह गया। और तो कोई उन्होंने सिर्फ अगर फिजिकली मारा नहीं है, लगता है इसलिए ज़का अशरफ साहब क्या कहेंगे कि जी बड़ी बुरी गई है उनकी। देखिए कोई अपनी कारकर्दगी कभी बुरी बताता है, सब अच्छा की रिपोर्ट है। इनसे बंदा पूछे, उनको तो ये भी नहीं पता था कि पाकिस्तान कितने से सीरीज नहीं जीता। उनको ना मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, वो इंडिया गए और हसन अली से पूछते हैं कि फ़हीम तुम बहुत अच्छे हो, तो मैं तुम्हारी बॉलिंग देखता रहता हूँ। उनको ये नहीं पता हसन अली कौन है, फ़हीम अशरफ कौन है, फलाना कौन है। मतलब मैं आपको बताऊँ, क्रिकेट का पता ही नहीं ज़का अशरफ को कि क्रिकेट है क्या। बस वो साथी तौर पे जरदारी साहब के तौर में बन गए, साथ कुछ लोग लग गए, उन्होंने आगे पीछे करके बस उनको टाइम शाइम चलवाया, और उसके बाद अब इनको जो चस्का चढ़ चले आप ये कह रहे हैं ना ज़का अशरफ साहब को क्रिकेट का नहीं पता, ये बात समझ में आती है, चले नहीं पता, लेकिन हफीज ने भी तो ये बात कही ना कि जी हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा रहा, हम फेजेस में अच्छा खेले। उस पर पैट कमिंस ने भी फिर जो है वो तमस्खुर उड़ाया, उन्होंने कहा ठीक है सब कुछ रहा है कि जीत तो हम गए, एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट डज मैटर। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, हफीज साहब की भी तो वही बात है ना। हफीज साहब जिस काम के लिए गए हैं, क्या वो इस काम के लिए एलिजिबल है या नहीं, मेरा तो सबसे बड़ा सवाल यही है। मैं फिर उसकी हफीज साहब, फिर वही बात है, जब मैं और आप करेंगे ना तो पता है व्यूवर्स में कहेंगे यार ये देखो बैठ के इतने बड़े बंदे पे तनकीद कर रहे हैं। भाई हम उसका, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हफीज के एज अ प्लेयर होने पर तो कोई डाउट ना आपको अली भाई होगा ना मुझे, उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा सर्व किया है इसमें तो, लेकिन वो ही इज नॉट अ क्वालिफाइड कोच। इस चीज को समझने की जरूरत है। और हफीज ने जो जिम्मेदारी ली थी, जब आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा जब ये डायरेक्टर बने थे मौसूफ, टेक्निकल कमेटी से कहते जी मैं आउट हो रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। आगे जब इन्होंने, अब वो पैसे में बताना नहीं चाहता, मिलियंस के जो है फिगर में ये तनख्वाह ले रहे हैं, तो ये आगे क्या कहेंगे कि जी हमने बड़ा बुरा खेला। अच्छा वहाब, ठीक है चले, ये तो ये हो गया। वहाब रियाज को आप समझते हैं कि ही इज कैपेबल टू बी द चीफ सेलेक्टर, आप समझते हैं इस तरह? क्योंकि जिस तरह वहाब रियाज स्पोर्ट्स मिनिस्टर है या चीफ सेलेक्टर है, मुझे बताए चीफ सेलेक्टर का काम क्या है? आप खुद अली भाई हमेशा ग्राउंडों पे जाके मैच देखते हैं, आप मुझे बता दें चीफ सेलेक्टर क्या, किसको कहते हैं चीफ सेलेक्टर?
ठीक। मैं आपसे पूछा चीफ सेलेक्टर की क्या, कौन होता है चीफ सेलेक्टर, उसका काम क्या है? उसका काम है ग्राउंड में आकर टैलेंट को नर्चर करना, टैलेंट को आइडेंटिफाई करना। तो ये मौसूफ कब गए हैं? ये तो उधर अपने नहीं, कराची आए थे ना 10 मिनट के लिए, ग्राउंड गए थे, मैंने देखा इनको 10 मिनट के लिए। बड़ी मेहरबानी उनकी। वो बस आपको क्या बताऊं, जब दिल करता है लाहौर से निकलने को तो पीसीबी के खर्चों पे टिए। और भाई अली भाई, आपने शो किया है लाहौर के खिलाफ। मैं एज ए सेलेक्टर ये देखना चाहूंगा जो अली सलमान ने शो किया है वो किस सर्कमस्टांसेस में किया है, किस पिच के ऊपर किया है, किस टीम के अपोनेंट किया है। उस टीम ये खेले के स्ट्राइक रेट के साथ है, बस स्कोर शीटों से टीम बनाना भाईजान। वो तो मैं आज आपको दावा करता हूँ कि वाब लिहाज से अच्छी टीम अली सलमान बना लेगा। अभी भी कहता हूँ मैं आपको। ठीक है। क्यों? क्योंकि अली सलमान जो है वो जाके ग्राउंड में बैठा है, उसको पता है कि जो इस वक्त आसिफ अफरीदी ने आउट किए हैं वापडा के लिए, फलाने बैंक उमर अकमल ने 100 किया है। हाँ, तो वो आपको पता है ना कि कैसे हुआ है, कौन थे अपोनेंट, कौन थे, टेलेंडर आउट किए कि नहीं आउट किए, आया मैं आसिफ अफरीदी इस काबिल है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। ये सेलेक्टर और चीफ सेलेक्टर का काम है कि अगर चीफ सेलेक्टर कराची बैठा है और बाकी सेलेक्टर लाहौर और पेशावर बैठे हैं तो ये बिल्कुल बैठते हैं कि हाँ मैंने यार वो अली सलमान का शो देखा था, बड़ा अच्छा था, अयाज अकबर का देखा है मैंने, आउट बड़े अच्छे किए उसने, देखे जी वो उसने पहले 4 आउट किए, फलाने को आउट किया, बाबर को आउट। ये होती है डिस्कशन सारी। फिर आप टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर आते हैं। अच्छा, डिस्कशन किस तरह करेंगे? क्योंकि अब आपने बहुत क्रिकेट खिलाई भी है और क्रिकेट आपने कवर भी किया। अब ये जो 80 ओवर कहीं एक इनिंग आ गई है, पर्सनली मैंने, जब आप जो बात करें ग्राउंड में जाके मैच देखने की, पर्सनली मैंने ऑब्जर्व किया, मैं इतने से क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट कवर कर रहा हूं, मैंने कभी इतनी स्विच हिटिंग, रिवर्स हिटिंग नहीं देखी जितना मैंने एक मैच जो SNGPL और PTV के दरमियान खेला जा रहा था। क्योंकि 80 ओवर के चक्कर में हर तरीके के शॉट खेल रहे थे और जो बेसिक होते हैं, जो बड़ी क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसमें नजर नहीं आ रही थी। फिर उसमें ओपनर्स लंबा टाइम ले लेते हैं, मिडिल ऑर्डर को जाते ही भी लाठी चार्ज करना होता है, तो फिर आपको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कैसे मिलेंगे? अली भाई, बदकिस्मती से इस मुल्क के ऊपर जो अजाब नाजिल हुआ है ना, वो जब ये पीटीआई हुकूमत में आई, उन्होंने चलता फरता सिस्टम जो है तबाह कर दिया 2019 के अंदर। उसके बाद इस क्रिकेट का डिक्लाइन शुरू हुआ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तबाही हुई, स्टैंडर्ड लो हो गया, ग्राउंड तबाह हो गए, पिचेस लो हो गई, कोई खेलने की सेंस नहीं। यार अली भाई, आप मुझे बताएं 2018 से पहले आप जरा टीमों के नाम लें, आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखें। फर्स्ट क्लास का मैच हो रहा होता था, पूरे कराची को पता हो रहा था कि फलानी जगह पे अभी बैंक का मैच हो रहा है। बिल्कुल ठीक है ना, और फलाना शो कर रहा है, फलाना लगा हुआ है, फलाना खड़ा हुआ है। और भाई इधर सीजन आया है, सीजन चले कि किसी को पता ही नहीं है हो क्या रहा है। क्यों? इंटरेस्ट नहीं है, क्वालिटी नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी पे जोर था। इसको भी खिला लो, उसको भी खिला लो, 2 अंडर-19 के डाल लो, उधर से मेरे बंदे को खिला लो। अब पीटीवी की आपने बात की, पता है पीटीवी की टीम रेलीगेट हो गई है किसकी वजह से? या आपके साबिक चीफ सेलेक्टर की वजह से, मोहम्मद वसीम की वजह से। क्या किया मोहम्मद वसीम ने? टीम जी उन्होंने बनाई थी ना टीम, पूछे। अब मसला ये है कि ना कोई, देखिए इन लोगों का हाल यही है, मैं आपको क्या बताऊं कि स्टैंडर्ड। सर वो चीफ सिलेक्टर रहे हैं, वो चीफ सिलेक्टर रहे हैं, नॉर्दर्न के प्लेयर्स को क्लेम करते हैं आमिर जमाल को मैं लेकर आया। सर मुझे बता दे आमिर जमाल कहाँ से आया, मैं बता देता हूँ आपको। आमिर जमाल यहाँ पर, अब आमिर जमाल की स्टोरी सुन लें जल्दी से सर। ये जो आमिर जमाल ने कहा नहीं था कि एक बंदा मुझे मिला, वो मुझे ऑस्ट्रेलिया ले गया, वो बंदे का नाम नहीं लेता, वो मेरा दोस्त है, उसका नाम है जुबैर। ठीक है, वो यहाँ पर आया था अपने बच्चे को खिलाने के लिए और शालीमार ग्राउंड में इसको खेलते देखा, उसने कहा ये लड़का अच्छा है, वो इसको लेके चला गया ऑस्ट्रेलिया। ये वहां पे ऑस्ट्रेलिया में उसको अपने घर में रखा, उसको क्रिकेट खिलाई। उसके बाद उसको क्रिकेट में वहां से जब खेला, उसकी गेम इंप्रूव हुई, उसके बाद यहाँ आया और फिर पीटीवी की तरफ से खेलता रहा, डिफरेंट जो ग्रेड 2 टीमों की तरफ से खेलता रहा, करते करते यहाँ तक आया। इसमें कहाँ से वो लेके आ गया। अब जो आमिर जमाल साहब जिक्र करते हैं कि एक बंदा मुझे मिला, वो इंटरव्यू देखे, वो बंदा मेरा दोस्त है, उसका नाम जुबैर है, वो सिडनी में होता है। तो कहने का मकसद ये है कि जिसका मर्जी आप कैड ले ले, इसको कौन पूछने वाला है यहाँ पर। बिल्कुल आखिरी लम्हात है, जरा ये इस मौजू पे भी मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि ज़कर अशरफ साहब ने फिर एक ये शोशा छोड़ा कि इंडिया जो है वो इलेक्शन के बाद पाकिस्तान से बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए तैयार है। ये कोई हकीकत है या नहीं? क्योंकि इलेक्शन के बाद तो ज़कर अशरफ साहब का खुद अपना नहीं पता। 5 तारीख के बाद आपको ज़कर अशरफ नजर नहीं आएंगे। 5 फरवरी आखिरी तारीख है, आप भी सुन ले, रिकॉर्ड कर लें कि ज़कर अशरफ इज नो मोर आफ्टर 5 फरवरी। अच्छा, वो यहाँ स्टंट मारने आए हैं, उनको पता ही नहीं है बेचारे को। ऐसे स्टेटमेंट इंडिया के खिलाफ दे रहे हैं, उसके खिलाफ दे रहे हैं, इसके खिलाफ दे रहे हैं, उनके फेवर में दे रहे हैं। कभी कहते हैं जी वो इंडियन चीफ जो है पाकिस्तान आ रहा है, फिर कहते हैं मैंने तो वैसे ही कहा था। वो याद होगा श्रीलंका वाला आपको जी, पाकिस्तान का दौरा करने की उन्होंने वहां पे। तो सर PSL के मामला फिर कैसे होंगे जब आप कह रहे हैं 5 फरवरी को ज़कर अशरफ साहब नहीं होंगे? तो ज़कर अशरफ साहब ने कौन सी, अभी ज़कर अशरफ के पास क्या पावर है? वो हर चीज तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भेजनी पड़ती है, वहां से अप्रूवल IPC मिनिस्ट्री देगी तो काम कर। अभी भी तो सिस्टम ऐसे ही चल रहा है, तो फिर बाद में भी ऐसे चलेगा। मेरा ख्याल में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है
शाखावर साहब वो टेक ओवर कर लेंगे एज एक्टिंग चेयरमैन, जो भी गवर्नमेंट आएगी वो अपना चेयरमैन लगा देगी, खत्म। लेकिन ज़का अशरफ साहब नहीं आ सकते ना, ये तो क्या ज़का अशरफ साहब अकेले जाएंगे? ये जो इन्होंने जो इतनी ये ताम तोबड़ा अपने साथ लगाया हुआ है, ये सारा वापस घर जाएगा? देखें 8 फरवरी के बाद ये सारे जो है ना इनकी डोलियां वापस जाएंगी, जितने बारात में वापस आए थे ना, इसी बारात में वापस जाएंगे सारे आपको। ठीक है। और ये हाँ ये बड़ी जल्दी, और 5 फरवरी को उनकी डेट है, 8 तारीख को जो है वो नई गवर्नमेंट बनेगी, 7-8 दिन उसमें लग जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली 15 से 20 फरवरी के दरमियान आपका नया चेयरमैन आ जाएगा। ठीक है। ये वैसे भी 16 जनवरी को कराची भी तो आ रहे हैं ज़का अशरफ साहब, ये किस सिलसिले में आ रहे हैं? वो BOG, हाँ वहाँ भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इन्होंने यहाँ बनाना है बोर्ड ऑफ गवर्नर, वो एक करने की, ताकि मैं एक लिटिगेशन में डालूं, अदालतों में चला जाऊं, ये बना ही नहीं सकते। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है कि इनके पास इख्तियार ही नहीं है। BOG बनाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ही ये उसी केस में गए थे जिसमें ये फैसला आया है। तो यहाँ पे जंग और छिड़ पड़ी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर शाखावर और आपके चेयरमैन के दरमियान। तो अब ये और मामला गड़बड़ हो रहा है, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो मुझे लग रहा है अयाज अकबर साहब आप इसलिए नाराज हैं क्योंकि आपको जो PCB का मीडिया डिपार्टमेंट है ना, उसने कोई जैकेट वैकेट भेजी नहीं आपको? भाई जी मैं तो जिंदगी में, मुझे प्रूफ कर दे PCB के मुझे आज तक जैकेट या कोई बैग भेजा हो, मुझे अच्छा। तो एग्रीडेशन भी नहीं देते। मैं नाराज नहीं हूँ, मैं तो आपको फैक्ट फिगर की बात बता रहा हूँ, जो बताऊंगा। मतलब एग्रीडेशन के मामले में मैं और आप एक ही कश्ती में सवार है? हाँ हमें तो एग्रीडेशन भी नहीं देते। मैं तो जब भी जाऊँ, मुझे अभी मैंने इंडिया के लिए वर्ल्ड कप के लिए अप्लाई किया था, तो ICC मैं 4-5 वर्ल्ड कप कवर कर चुका हूँ अली भाई, 2-3 चैंपियन ट्रॉफी, 2-3 T20 वर्ल्ड कप मेरे पास। उन्होंने मुझे कहा जी, जब मैंने उनसे बात की ICC ने कहा जी PCB ने आपको रिकमेंड ही नहीं किया। मैं कहा थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हाल है हमारा। तो ठीक है। अच्छा, जाने से पहले आखिरी बिल्कुल कंक्लूड अगर हम करते हैं इस सीरीज से, अयाज अकबर यूसुफजई को क्या नजर आ रहा है सीरीज के, किस पर्पज से हम खेल रहे हैं, नताइज के हवाले से और साथ साथ T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से कितनी इंपॉर्टेंट है ये सीरीज? अली भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कप होना है वेस्ट इंडीज में और अमेरिका में, ठीक है ना, तो कंडीशंस के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन में अगर मेरी ख्वाहिश तो ये है कि हम 5-0 से जीते, ठीक है ना, ख्वाहिश है मेरी, क्योंकि पाकिस्तानी वो दिल धड़कता है। बट टफ सीरीज होगी, मोस्ट प्रोबेबली 60-40 है। मैं अभी भी यहाँ पर पाकिस्तान को दूंगा। पाकिस्तान की T20 टीम बहुत अच्छी है, लेकिन अगर बशर्ते ये अच्छा इसको खिलाए, उसको मैनेज करें, तो टीम अच्छी है, और टीम से अच्छी की उम्मीद मैं जरूर रखूंगा। मेरा टीम के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन जहाँ कमजोरी कोताहियां होंगी हम जरूर उस पर क्रिटिसाइज करेंगे। और अच्छा, कोताही कमजोरी की आपने बात की है, तो ये जो नजम सेठी साहब के टेन्योर के अंदर जो ये मिकी आर्थर, ब्रैडबर्न और ये एंड्रू पटेक जैसे कोचेस आए थे, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि उनको जब NCA में काम करने की ऑफर की गई तो उसके बाद वो सब एक एक करके जो है वो PCB के नैया को छोड़ते चले गए। देखिए अली भाई, जो फॉरेन कोचेज आते हैं वो इस कमिटमेंट के साथ आते हैं कि वो नेशनल टीम के साथ काम करेंगे। अगर आपने उनको हायर किया है ना कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, तो वहाँ जाएंगे, जाते रहे माजी में। मुझे याद है डेव वेटमोर जो है वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी इंडिया के कोच भी रहे, आपको भी पता होगा। तो आते हैं, आपकी कहाँ पे अपॉइंटमेंट हो रही है ये मैटर करता है। आप जब नेगोशिएशन करते हैं किसी के साथ कि आपने किसी को हायर करना है, तो कहाँ के लिए कर रहे हैं, नेशनल टीम के लिए कर रहे हैं, ये तो उन्होंने जानबूझ के। दूसरी बात ये कि जो सेठी साहब का विजन है कि जी लेके आना है, तो वो इसलिए लेके आते हैं कि पॉलिटिक्स करते हैं लोकल। लेकिन मजे की बात यह है कि सेठी साहब को ये भी नहीं पता था कि उन्होंने प्लेयरों ने इनके साथ भी पॉलिटिक्स शुरू कर दी, बीच में अपने लोग इंडक्ट करा लिए। तो यहाँ बस ऐसे ही है सारा, मैं आपको क्या बताऊँ, क्या फॉर्म। चले, थैंक यू सो मच अयाज अकबर यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो क्रिकेट के उमूर पे बड़ी गहरी निगाह रखते हैं और क्रिकेट के मामलों के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस वंस अगेन। इस हफ्ते का हमारा ये लास्ट होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।